अमेरिकी यायावर अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए पढ़ रहे एक भारतीय छात्र की यात्रा कथा। इस कथा का कालक्रम लगभग सन 2010 के आसपास का है। आरंभ। अंततोगत्वा मैंने फायरफॉक्स ब्राउज़र को खोला और उसके बाद सबसे पहला काम अवरोधित साइटों की सूची में से फेसबुक को हटाने का किया। उत्सुकता और उत्तेजना का अनुभव करते हुए फेसबुक का नाम मैंने वेबसाइट के पते की जगह पर टाइप किया। लगभग 1 महीने पहले परीक्षाओं में मिल रहे अंकों की दुर्दशा पर अपना फतवा सुनाते हुए मैंने फेसबुक को अपने जीवन से कुछ समय के लिए निकाल दिया था। दूसरा सत्र आज समाप्त हो गया था। पहले सत्र में जैसे तैसे पास हो पाया था। लगभग हमेशा की तरह इस सत्र के आरंभ में भी कक्षा में सब कुछ समझ में आ रहा था, परंतु अचानक एक एक करके 5 विषयों में मामला बिगड़ने लगा। अध्यापक जो कुछ भी पढ़ा रहे थे सब सिर के ऊपर निकलने लगा। रेत के महल की तरह इमारतें गिरने लगी। मेरी इस दुर्दशा में काफी कुछ हिस्सेदारी फेसबुक की भी थी। मुझे पता ही नहीं लगता था कि फेसबुक पर कितना समय निकल गया है। पढ़ने में सर्वोत्तम विद्यार्थी मैं कभी भी नहीं रहा। हाँ, बीच बीच में अचानक किसी न किसी विषय में अच्छे परिणाम आ जाते थे। अपनी इस परिस्थिति पर विचार करते हुए 1 माह पहले एक शाम को जब मैं अपने आप को कोस रहा था, तभी मन में यह विचार आया कि काश कम से कम इस बार तो अच्छे अंक आ जाते। व्यक्ति साधारण काम चाहे ठीक से न कर पाए, लेकिन बड़े कामों के सपने देखने में कोई गुरेज नहीं करता। संभवतः मेरे मन में अपने जीवन की आखिरी परीक्षा में मिलने वाले अंकों को किसी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के आखिरी मैच की भांति यादगार बनाने की कोई इच्छा दबी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की स्नातकोत्तर कक्षा के मेरे सहपाठियों द्वारा संचालित फेसबुक पेज पर आज कुछ विशेष चहल पहल नहीं थी। मेरी 2 सत्रों की पढ़ाई आज ही पूरी हुई थी और अब अगले सत्र में मुझे एमएस की थीसिस अर्थात अनुसंधान के लिए काम करना था। थीसिस के लिए अभी तक विषय का चुनाव ही नहीं हो पाया था, इसलिए थीसिस के विषय के बारे में गाइड की अनुमति मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। यूनिवर्सिटी का अगला सत्र अब सितंबर माह में आरंभ होना था, परंतु आप्रवासी होने के कारण गर्मियों की इन 3 महीने की लंबी छुट्टियों में भी मेरी घर वापस जाने की कोई योजना नहीं थी, बल्कि इन गर्मी की छुट्टियों के समय में ही मुझे अगले सत्र की फीस का प्रबंध करना था। साथ ही साथ एमएस की रिसर्च की दिशा में अपना सारा ध्यान लगाकर शीघ्र एमएस की डिग्री प्राप्त करनी थी। परंतु इन सबसे भी पहले कुछ समय के लिए मेरे अंदर का जिज्ञासु अब इस सुंदर और व्यवस्थित देश में कुछ स्थलों की यात्रा करना चाहता था। मेरी यह इच्छा मन भरकर पूरी न भी हो तो भी कम से कम इस दिशा में कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहता था। मुझे नई नई जगहों को देखने का और उन स्थानों में रहने वाले लोगों का जीवन तथा वहां की वनस्पति आदि को स्वयं निकट से जाकर देखने का कौतूहल सदा से रहा है। मुझे ये स्वभाव अपने पिता से प्राप्त हुआ है। वे व्यापार के सिलसिले में जब भी अवसर मिलता तो नए लोगों से फोन पर व्यापार करने की अपेक्षा यात्रा करके आमने सामने मिलना अधिक पसंद करते। शायद उनके जमाने में लोग आमने सामने मिलकर ही बात और व्यापार करना अधिक पसंद करते थे। इन यात्राओं में जब भी उचित होता मुझे भी अपने साथ ले जाते। पिताजी से जब भी उनकी आगामी यात्रा के बारे में कोई बात सुनता तो मैं मां से पिताजी को सिफारिश लगवाता और उस सिफारिश के बदले में मां से वादा करता कि स्कूल की पढ़ाई पहले से ही कर लूंगा। रात को सपनों में अपने आप को बस की सवारी करता हुआ देखता। यात्रा के दिन सुबह जल्दी से जल्दी उठकर तैयार हो जाता। बस में बैठते समय हमेशा मेरी कोशिश होती कि ड्राइवर के ठीक पीछे खिड़की वाली सीट पर बैठने को मिले, ताकि हवा भी लगे और सामने और दाएं बाएं हर तरफ की सड़क और बाहर की दुनिया देखने का मौका भी मिले। यह एक अलग बात है कि भारत के एक छोटे से नगर में छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले को इस प्रकार के कितने अवसर मिल पाते हैं। अपने पिता के साथ बचपन में ही मिलने वाले इस प्रकार के अवसरों ने मुझे भी घुमक्कड़ी का चस्का लगा दिया। आज भी जब मैं किसी नए स्थान की यात्रा करता हूं तब मेरे पिता उस स्थान के बारे में अवश्य पूछते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी भ्रमण करने और इस धरती और इस पर रहने वाले लोगों, अन्य प्रजातियों, वनस्पति तथा इसके भूगोल के बारे में अधिकाधिक जानने की इच्छा बढ़ती चली गई। सुपरिचित स्थानों की यात्रा तो हम सभी के आकर्षण का विषय होती है और वह मुझे भी आकर्षित करती है, परंतु मुझे प्रसिद्ध स्थानों, किलों, पहाड़ों, झीलों और रमणीय स्थलों से अधिक हर स्थान की छोटी छोटी स्थानीय वस्तुएं अधिक आकर्षित करती है। गत वर्ष जब मुझे यहाँ अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, तब मेरे मन में सबसे पहला विचार अमेरिका के स्थानों का भ्रमण कर सकने की संभावना के बारे में ही आया था। पहले वर्ष का पाठ्यक्रम समझने और यहाँ के वातावरण में अभ्यस्त होने में ही अभी तक इतना समय लग गया कि इस विषय में अब तक कुछ विशेष प्रगति नहीं कर पाया हूँ। समय की कमी के साथ साथ इसके लिए आवश्यक धन भी मेरे पास नहीं था। यदि यहाँ की व्यवस्था को अच्छी समझ गया होता तब तो संभवतः हिप्पियों की तरह घुमक्कड़ी का रास्ता भी खोज लेता, परंतु उस तरीके से न तो मुझे घूमने की इच्छा है और न ही घुमक्कड़ी की वैसी तीव्र कामना। यूनिवर्सिटी की 1 साल की ट्यूशन फीस का प्रबंध तो मैंने किसी प्रकार अपने पिछले 4 सालों की कमाई के बाद हुई बचत से कर लिया था।
भारत में आईटी में काम करते समय अपने कुछ सहयोगियों के साथ कुछ इस प्रकार के काम करने का मौका मिला कि उससे अतिरिक्त आय तो हुई ही साथ धन कमाने के एक और तरीके का पता लग गया। इसका फायदा उठाकर मैं अमेरिका आने के बाद भी फ्रीलांसर या यूं कहें कि स्वतंत्र ठेके लेकर छोटे मोटे काम करता रहा हूं। पर यहाँ के सामान्य जीवन के खर्चे भी इतने अधिक है कि बहुत सावधानी से गुजारा करने पर ही काम चल पाया है। इस धनराशि में मेरी इच्छाओं के अनुरूप अमेरिका घूमने का शौक पूरा हो सके, इसकी संभावना जरा कम ही दिखाई पड़ती है। डॉलर और रुपये में असमानता इतनी अधिक है कि अपने परिवार से पैसे मांगकर अपनी इच्छाएं पूरी करूं, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। वैसे भी मध्यम वर्ग के लोगों के पास अपना जीवन चलाने के लिए धन होता है, न कि अपने शौक पूरे करने के लिए। इसी कारण नौकरी करते समय जो पैसा बचा सका उसमें से फीस, अमेरिका आने का हवाई टिकट का पैसा और उसके ऊपर $1000 अपने लिए बचाकर बाकी की सभी जमा पूंजी और अपना सामान माँ पिताजी को दे आया था। पिछले 10 महीनों से पढ़ाई और प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आसपास की दुकानों पर छोटे मोटे काम करके किताबों और जीवन खर्च के लिए पैसे कमाता रहा हूं। अभी तक के काम से बचाए हुए पैसे को भविष्य के लिए भी बचाए रखने की तीव्र आवश्यकता होते हुए भी जहां तक हो सके इन गर्मियों में मैं उत्तरी पूर्व अमेरिका के कुछ स्थानों की यात्रा करना चाहता था। इसी इच्छा से मैंने अपनी कक्षा के फेसबुक के पेज पर लॉग इन करके ये जानना चाहा कि क्या मेरी तरह कोई और भी इस प्रकार की सड़क यात्रा में दिलचस्पी रखता है। इस जिज्ञासा के पीछे मेरी मंशा ये थी कि संभवतः कई लोग इस प्रकार की यात्रा के इच्छुक हों। परंतु जब पूरा एक दिन निकल जाने के बाद भी मेरे प्रश्न पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, तब मुझे निराशा होने लगी। अंततोगत्वा दूसरे दिन किसी मैरियन ने फेसबुक पेज पर लिखा कि यदि मैं कनाडा की यात्रा करने में इच्छुक हूं, तब वह भी यात्रा में साथ जा सकती है। यह क्या बात हुई? मैं हवाई यात्रा की योजना थोड़े ही बना रहा था और यदि सड़क के मार्ग से जाना है तो फिर व्यक्ति मध्य अटलांटिक से सीधा कनाडा क्यों जाएगा? एक और भी बात थी, ऐसा मैंने क्यों सोचा होगा ये तो मैं नहीं जानता, परंतु फेसबुक में संदेश लिखने से पहले मेरे मन में यह विचार तो बिल्कुल भी नहीं आया था कि कोई अपरिचित लड़की मेरे साथ इस प्रकार की यात्रा की बात सोच सकती है। भारत में नौकरी करते समय तो स्त्री पुरुष एक साथ काम करते ही हैं, परंतु इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के समय मेरी सभी विभागों की कक्षाओं में सबको मिलाने के बाद भी केवल 11 लड़कियां ही पढ़ती थी। यूं भी कॉलेज के समय की मिलनसारिता अब तक मेरा साथ छोड़ चुकी थी। इसी कारण यहाँ पर इतने समय बाद भी मेरे मित्र अधिक संख्या में नहीं थे। जिन्हें मित्र कहा जा सकता था वे सभी पुरुष ही थे। शायद इसीलिए मैंने स्वाभाविक तौर पर यह भी सोचा था कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी कोई लड़का ही देगा। परंतु ये भी सही है कि इंजीनियरिंग के अलावा हमारे इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला और संगीत आदि के विभिन्न विषय भी पढ़ाए जाते हैं, इसलिए देखा जाए तो जो हुआ वह नितांत सामान्य सी बात ही है। मैरियन को कोई उत्तर देने से पहले मैंने सोचा कि कुछ देर और इंतजार कर लूं, संभव है कोई और भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। कनाडा तक जाने का मतलब यह होगा कि खर्चा और अधिक बढ़ेगा, साथ ही भारतीय पासपोर्ट धारी होने के कारण मुझे कनाडा के लिए वीसा भी अलग से लेना पड़ेगा, जिसका खर्च अलग से होगा। 2 दिन तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद मैंने एक बार पुनः फेसबुक पेज पर प्रश्न पूछकर इस यात्रा में अन्य लोगों की दिलचस्पी जाननी चाहिए। 2-3 घंटों तक कोई उत्तर नहीं आया और मुझे यह मानना ही पड़ा कि अन्य किसी व्यक्ति की दिलचस्पी इस यात्रा में नहीं थी। इस समय तक अधिकांश विद्यार्थी अपने घरों को जा चुके थे। जो ग्रीष्मावकाश के समय में चलने वाली कक्षाओं में भाग लेने वाले थे, वे संभवतः अपनी कक्षाओं में व्यस्त होने से पहले अपने घर होकर वापस आना चाहते थे। मैंने फेसबुक के जरिए ही मैरियन से पूछा कि वो कनाडा में कहाँ जाना चाहती है। मुझे ये डर था कि कहीं वो पश्चिमी कनाडा जाने के बारे में न सोच रही हो। मैरियन का उत्तर लगभग 2-3 घंटे बाद आया। वो क्यूबेक प्रांत की यात्रा करना चाहती थी, जो कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग से भी उत्तर में था। इस हिसाब से हम दोनों की यात्रा की दिशा एक ही थी। मुख्यतः मेरी इच्छा उत्तर पूर्व दिशा की ओर अर्थात न्यूयॉर्क और बॉस्टन की यात्रा करने की थी। मैं इस यात्रा में कम से कम एक और व्यक्ति का साथ चाहता था। ऐसी चाह के पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो यह था कि यात्रा और रहने का खर्च आधा आधा बढ़ जाता। एक और साथी होने से यात्रा का आनंद और अनुभव भी अच्छा होता। परंतु साथी पुरुष की जगह एक स्त्री के हो जाने से मेरी खर्च बचाने की यह योजना अब खटाई में पड़ने वाली थी। अतः अब इस यात्रा के बारे में ही मुझे पुनः सोचना पड़ गया। ये बात तो ठीक है कि अब समय पहले जैसा नहीं रहा, जब लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर होता था। परंतु मैं एक छोटे नगर में पला बड़ा हूं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में बातचीत करने और घूमने फिरने आदि के मामलों में महिलाओं की जगह पुरुष मित्र अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव है कि आमतौर पर लड़कियों की जिंदगी और स्वभाव दोनों ही बड़े पेचीदा होते हैं। यहाँ तो अमेरिका में रहने वाली लड़की की बात है, पता नहीं कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा, जिनके बारे में किसी लड़के के साथ यात्रा करने का कार्यक्रम बनाते हुए शायद मैं एक बार भी विचार नहीं करता। मेरी दृष्टि में यात्राएं 3 तरह की होती है।
पहली, जिसमें आप किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस यात्रा में लगभग सारा कार्यक्रम सुनियोजित होता है। कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस स्थान पर ठहरना है, इन सबकी पहले से योजना बनाई जाती है। इस यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि सभी काम सही समय पर हो, अपेक्षित सुविधाएं बनी रहें। यदि कोई भी कार्य समय पर न हुआ तो बहुत मजे हुए यात्रियों को छोड़कर लगभग सभी लोग तनाव में आ जाते हैं। रेल या हवाई जहाज समय पर न मिले, मार्ग में यातायात आदि हो, तब तो इस प्रकार की यात्रा दुष्कर और अत्यधिक परेशान करने वाली हो जाती है। दूसरे प्रकार की यात्रा अधिकतर लोग सैर सपाटे के लिए परिवार के साथ करते हैं। इस यात्रा का मुख्य ध्येय आनंद और यात्रा में सुख प्राप्ति करना होता है। तीसरे प्रकार की यात्रा वे लोग करते हैं जो यात्रा के लिए यात्रा करते हैं। यात्रा से उनको किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा नहीं होती, जो कुछ यात्रा में होता है उसी का आनंद है। इस प्रकार के लोग कई स्थानों पर यात्रा करते हुए लक्ष्य पर पहुंचते तो हैं, परंतु स्वभावतः वे यात्रा के हर पहलू में आनंद लेते हैं। उन्हें किसी भी स्थान पर रुकने या छोड़ने की कोई व्यग्रता नहीं होती। यात्रा में होने वाली कोई भी कठिनाई उनके लिए कठिनाई नहीं होती। उनके लिए यात्रा सुख का साधन भी है और साध्य भी। इस प्रकार के लोगों को यायावर के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ सीमा तक यायावर हूं और इस रूप में यह मेरी पहली स्वतंत्र यात्रा है। मैरियन किस प्रकार की यात्री है और उसकी इस यात्रा से क्या अपेक्षाएं हैं, ये तो साथ यात्रा करने पर ही पता चलेगा। इसलिए कुल मिलाकर यात्रा की योजना सोच समझकर और इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी। मैं आशा कर रहा था कि अपने साथी के साथ रुकने वाले सभी स्थानों पर 2 पलंगों वाले कमरे का चुनाव करके हम अपनी यात्रा में होटल के खर्चे को ठीक आधा कर देंगे। परंतु एक लड़की के साथ यात्रा करने में ऐसा करना संभव नहीं था। यह भी जानना आवश्यक था कि वह कितने दिनों के लिए जाना चाहती है। मेरी इच्छा तो कम से कम पूरे 2 सप्ताहों तक भ्रमण करने की थी। मैंने अपनी यात्रा की एक रूपरेखा बना रखी थी। किन किन नगरों में जाया जा सकता था, इस बारे में एक ढीला ढाला प्रारूप मेरे मस्तिष्क में था, परंतु अब कनाडा के नगरों के बारे में भी सोचना था। उस संबंध में कई पहलुओं पर विचार करना था। मेरा अंदाजा था कि मैरियन भी यहीं किसी न किसी छात्रावास या व्यक्तिगत आवास में रहती होगी। ये सोचकर मैंने उससे मिलकर बात करना ही ठीक समझा। एक बात और भी थी कि जिस व्यक्ति के साथ मैं लगभग 15 दिनों के बहुत सारे घंटे बिताने वाला था, उससे रूबरू मिलना और उसके साथ अपने विचारों का कम से कम कुछ हद तक मिलाना अत्यंत आवश्यक था। यदि हम में से किसी को भी दूसरा व्यक्ति सहज ही पसंद नहीं आया, तब तो किसी और का साथ देखना ही होगा, अन्यथा यात्रा आनंददायी होने की बजाय कष्टकारी हो सकती थी। यही सब सोचते हुए मैंने फेसबुक की चैटिंग सुविधा पर मैरियन से कहीं मिलने का आग्रह किया। मेरा विचार तो मुख्य पुस्तकालय में मिलने का था, परंतु मैरियन ने मकोडो सैंडविच शॉप में मिलने की बात की तो मैं भी सहर्ष ही मान गया। वो शाम के भोजन के बाद 7:30 बजे मिलना चाहती थी। तब तक मैं नित्य प्रति का व्यायाम आदि करके निवृत्त हो सकता था। मकोडो में मिलने का एक लाभ ये भी था कि मैं कम से कम इसी बहाने यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया के भोजन से बचकर कहीं बाहर का सैंडविच खा सकता था। शाम का व्यायाम करने के बाद अपनी साइकिल से जिस समय तक मैं मकोडो पहुंच पाया, तब तक लगभग 7:35 हो रहा था। मन ही मन में शर्मिंदा था कि मैं समय से नहीं पहुंच पाया। परंतु वहां पहुंचने पर मेज, कुर्सियों अथवा बार दोनों ही जगहों में मुझे एक भी लड़की नहीं दिखाई दी। वहां उसे न पाकर अब मुझे अचानक ही यह ध्यान आया कि हमने आपस में फोन नंबरों का आदान प्रदान तो किया ही नहीं था। यदि फोन नंबर लिया होता तो इस समय पूछ सकता था कि उसके यहां आने में कितनी देर थी। खैर, मुझे तो विचार ही नहीं आया था, शायद उसने भी न सोचा हो। अब अगर फेसबुक पेज पर देखना चाहूं तो इंटरनेट का डाटा प्लान लगेगा। मेरे फोन का डाटा प्लान सीमित था, इसलिए मैं उसका प्रयोग काफी किफायत से करता था। इस शॉप का वाईफाई इंटरनेट भी मनमौजी किस्म का था, कभी चलता था, कभी नहीं। कोई बात नहीं, अब वापस जाने अथवा यहीं अधिक समय तक इंतजार करने से तो यही अच्छा था कि फेसबुक पर देखकर पता किया जाए कि मैरियन इस समय ऑनलाइन थी या नहीं। इससे उसके कार्यक्रम का पता चल ही जाने वाला था। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए अपने सेल फोन पर कुछ देर के लिए डाटा प्लान को चालू किया और मैरियन से संपर्क साधने को उन्मुख हुआ। वो इस समय फेसबुक पर सक्रिय नहीं थी। इसका अर्थ यही लगाया जा सकता था कि वो हो सकता है कि रास्ते में हो। मैं सोचने लगा कि ऐसा ही हो तभी फायदा है, अन्यथा मेरा यहां आना व्यर्थ था। बीते सत्र के बारे में सोचते हुए मेरी दृष्टि नेपथ्य में कहीं खो गई। कुछ समय पश्चात मैंने अपनी दृष्टि के कोने पर अनुभव किया किसी महिला का शरीर जिसकी चाल यूरोपियन लोगों की तरह थी मेरी दृष्टि की सीमा में आया। यहाँ के एकाकी जीवन में अन्य लोगों को आते जाते हुए देखते रहने के कारण अब मैं यहाँ के काकेशियन, यूरोपीय उद्भव स्त्री पुरुष, एफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकी उद्भव स्त्री पुरुष, चाइनीज, चीन, केवल स्त्रियां, भारतीय स्त्री पुरुष को उनकी चाल से पहचान लेने लगा हूँ।
मेरा अनुमान अंधेरे उजाले दोनों परिस्थितियों में अधिकांशतः सही निकलता है, क्योंकि इन सभी वर्गों के लोगों की चाल एक विशिष्ट प्रकार की होती है। अभी भी मैं चाइनीज पुरुषों और काकेशियन पुरुषों की चाल को सही तरह पहचानने में गड़बड़ कर जाता हूं, पर पहले लिखे अन्य वर्गों में तो ये पहचान आसान है। मैंने अपनी दृष्टि नेपथ्य से हटाकर कमरे की वस्तुओं से होते हुए एक दुबली पतली लड़की पर केंद्रित की। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह वहां पर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं झिझका और इससे पहले कि उससे कुछ पूछता, वह भी झिझकती हुई बोली, क्या आप सुरेश हैं? मैंने तुरंत राहत भरी सांस ली और प्रत्युत्तर में बोला, हाँ, और आप मैरियन? उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं सड़क की ओर वाली कुर्सियों की ओर बढ़ा, पर फिर झिझक कर उससे पूछा, आप कुछ लेना चाहती हैं? उसने इनकार में सिर हिलाया। जब मैरियन ने मकॉडो में मिलने के लिए कहा था, तब मुझे लगा कि शायद वह भी वहीं खाना चाहती होगी। पर हो सकता है कि उस समय हमारी बात होने और अब मिलने के बीच में उसका मन बदल गया हो। खैर, मुझे क्या करना, सैंडविच तो मुझे भी खाना था, लेकिन उसे खाने की कोई विशेष जल्दी नहीं थी। मैं उसके जाने के बाद इत्मीनान से खाना चाहता था। यदि बर्गर में $5.5 खर्च करने ही थे, तो उसका मजा भी क्यों न लिया जाए। मैरियन लगभग 5.5 फुट की दुबले पतले शरीर की लड़की थी। उसके चेहरे पर कुछ उत्सुकता और कुछ झिझक मिश्रित भाव थे। बाल लालिमा लिए थे और उसके यूरोपीय आनुवांशिकता वाले चेहरे पर कुछ मुहासे और कुछ चकत्ते से थे। यहाँ की भाषा में ऐसे चेहरे को फ्रिकल्ड फेस कहते हैं। गर्मियों के कारण उसने कैप्री शर्ट और ऊपर एक होजरी का टॉप पहना हुआ था। हम दोनों एक मेज के आमने सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। देखने में तो वह सामान्य लोगों जैसी ही दिख रही थी। उसके बाल हरे अथवा बैंगनी रंग के नहीं थे, न ही उसके शरीर पर गोदने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के छल्ले आदि थे। कुल मिलाकर यात्रा में अपने साथी से जितनी उम्मीदें हो सकती थी, उसके हिसाब से वह ठीक ही थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मेरा सहयात्री ऊटपटांग आदतों वाला न हो, क्योंकि हम महज कुछ दिनों की यात्रा पर ही साथ होने वाले थे, न कि जीवन पर्यंत के मित्र बनने वाले थे। अब मुझे तो आगे केवल यही जानना था कि वह कनाडा के क्यूबेक में कहाँ जाना चाहती है। सबसे पहले तो मैंने उसे औपचारिक धन्यवाद दिया। तत्पश्चात बातचीत आरंभ करने के लिए पहले अपना परिचय देते हुए उसे अपने बारे में ये बताया। मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर्स का कोर्स कर रहा हूँ, हो सकता है कि पीएचडी भी करूँ। आजकल चूंकि अपनी थीसिस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय मिल पा रहा है। इसी विचार से जहां तक की दूरी कार की यात्रा से तय की जा सकती है, उन स्थानों का भ्रमण करना चाहता हूँ। उसने भी जवाबी परिचय के रूप में मुझे अपने बारे में बताया। मैं मानव विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर कर रही हूँ। बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने कहा, मैं लंबे समय से मौका ढूंढ रहा था कि आसपास के स्थानों का भ्रमण कर सकूं, परंतु आवश्यक पैसा और समय न होने के कारण इसका मुहूर्त नहीं बन पा रहा था। मेरी बात सुनकर मैरियन ने अपने होठों को हल्की मुस्कुराहट में फैलाकर मुझे यह इशारा किया कि वह इन दोनों समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानती है। उसकी हल्की मुस्कुराहट से प्रोत्साहित होते हुए मैंने आगे बताया, मैं अकेले जा सकूं, इतना पैसा तो अभी मैं यात्रा में खर्च करने की इच्छा नहीं रखता, पर लगता है समय निकला जा रहा है, क्योंकि यदि एक बार कोई नौकरी पकड़ ली, तब संभवतः इस तरह घूमने के लिए एक साथ समय न मिल पाए। इसीलिए मैं एक साथी को ढूंढ रहा था। इस प्रकार यात्रा का खर्च भी आधा हो जाता और साथ भी हो जाता। मैंने आगे कहा, असल में मेरी यह मजबूरी है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं तो मैं अकेला ही निकल जाता, क्योंकि आमतौर पर यात्रा में किसी को साथ लेने से खर्च तो हल्का हो जाता है, पर दो लोगों का आपस में यदि मेल न बने तब तो यात्रा का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा प्रयोग था कि मैं किसी अजनबी के साथ यात्रा का कार्यक्रम बनाऊं, क्योंकि मैं स्वभावतः स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति हूं और चाहे सुविधाएं कम ही क्यों न हो पर अपनी जिंदगी को अपनी तरह से बिताना ही पसंद करता हूं। खैर, मैंने उसे आगे बताया, मैं वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन से होते हुए न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य तक उत्तरी दिशा में जाना चाहता हूं। वहां से वापस लौटते समय यदि समय मिला तो नियाग्रा फॉल्स और पेंसिल्वेनिया के कुछ स्थानों को भी देखना चाहूंगा। सब कुछ यात्रा में होने वाले खर्चे पर निर्भर करता है। यदि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चला, तब संभवतः मैं इन सभी जगहों पर जा सकूंगा। इस सोच के पीछे मेरा मंतव्य अपने मित्र खालिद से उसकी पुरानी निशान अल्टीमा कार उधार लेकर सड़क की यात्रा करना था। हम इस बारे में पहले ही एक दो बार चर्चा कर चुके थे। मैं और खालिद यहाँ अच्छे दोस्त बन चुके थे। हमारे बीच अक्सर लंबी बातें चला करती थी। 10-15 दिनों के लिए अपनी कार उसे उधार देने में कोई आपत्ति नहीं थी। बस उसकी शर्त यही थी कि कार में यदि कोई मरम्मत आदि करवानी पड़े तो उसका खर्च मुझे उठाना होगा। इसलिए मेरा पूरा इरादा था कि कार को बहुत संभाल कर चलाऊंगा, ताकि व्यर्थ का खर्च मेरे ऊपर न आए। इसी कारण यह आवश्यक था कि यात्रा में साथ जाने वाला दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह संभाल कर कार का उपयोग करे। साधारण सी यात्रा भी कितनी तैयारी की मांग रखती है, यह अब मुझे समझ में आने लगा था।
मोटे तौर पर शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना से आरंभ करके मैं पहले वाशिंगटन डीसी, फिर वहां से फिली, फिली से न्यू जर्सी, वहां से बास्टन, बास्टन से अकेडिया नेशनल पार्क, अकेडिया से न्यागरा फॉल्स और न्यागरा फॉल्स से वापस आते समय पिट्सबर्ग, और सबसे अंत में पिट्सबर्ग से वेस्ट वर्जीनिया के रास्ते वापसी की इच्छा रखता था। उसने कहा, मैं तो मुख्यतः कनाडा की यात्रा करना चाहती हूँ। मैंने उससे विवरण जानने के लिए पूछा, आप कनाडा में कहाँ की यात्रा करना चाहती हैं? तो वो बोली, मैं टोरंटो, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी तो जाना ही चाहती हूँ। अगर आसपास के कोई और नगर भी जा सके तो अच्छा होगा। मुझे कनाडा में अपने कुछ पुराने परिचितों से मिलने की इच्छा भी है। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम यह एक बात अच्छी थी कि वो क्यूबेक के अलावा पश्चिमी कनाडा की ओर नहीं जाना चाहती थी। मैंने आगे कहा, मेरी योजना लगभग 10-12 दिनों की यात्रा की है। अब यदि कनाडा भी जाएं तो इसका मतलब है कि कम से कम 3-4 दिन और लग सकते हैं। आप इतने दिनों के लिए सड़क यात्रा पर जाना चाहती हैं? वो बोली, मैं तो सोच रही थी कि हम 5-7 दिन में वापस आ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि 15 दिन बहुत लंबा समय हो जाएगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बात तो सही है, 15 दिन अधिक हो जाते हैं। मेरा खुद का विचार भी 10 दिनों की यात्रा का ही था। ठीक है, 10 दिनों में ही वापस लौटने की योजना बनाते हैं। उसने पूछा, इस यात्रा में कितना खर्च हो जाएगा? मैंने कहा, 10 दिनों के हिसाब से लगभग $1500। लेकिन यदि 2 लोग जाते हैं तब होटल और गैस का खर्च आधा हो जाता है। यदि मैं अकेला जाता तो लगभग $90 प्रतिदिन रुकने का खर्च होता। इसके ऊपर गैस का खर्च लगभग $30 और प्रति व्यक्ति भोजन को मिलाकर लगभग $20 और टोल आदि $10 लगने वाले थे। इस तरह 10 दिनों में $1500 खर्च होते। वह बोली, प्रति व्यक्ति $750। मैंने कहा, हाँ, लगभग। वो विचारमग्न हो गई। इतना बजट तो मैंने बनाकर रखा ही था। इसीलिए पिछले 2 महीनों से जनरल स्टोर पर कैशियर का काम अलग से करके कुछ अतिरिक्त कमाई भी कर रहा था। परीक्षाओं के बीच में ये सब करना कुछ आसान नहीं था, पर जहां चाह वहां रहा। यदि कोई और भी जाता तो मैं 10 की बजाय 15-16 दिनों की यात्रा आराम से कर सकता था। आर्थिक समस्या का हल तो मिल गया, पर होटल के एक ही कमरे में रात गुजारने की समस्या अभी भी बनी हुई थी। मैंने उसे प्रतिदिन की यात्रा का खर्च और रुकने के खर्च के बारे में बताकर यह भी स्पष्ट किया कि यदि वह भी चलती है तब खर्चा किस प्रकार का होगा। मैंने कहा, हम कार की गैस का खर्चा तो आधा आधा उठा लेंगे, परंतु मेरी योजना अपने साथी के साथ एक ही कमरे में रुकने की थी। अब यदि हम कमरे अलग अलग लेंगे तब उस अवस्था में साझे में यात्रा करने में केवल गैस और टोल का पैसा ही बचता है, जिससे कोई विशेष बचत नहीं हो पाएगी। इस हालत में मुझे तो निश्चित तौर पर आर्थिक समस्या आने वाली थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। उसके कपड़ों इत्यादि से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। वो बोली, कमरा तो एक ही ले सकते हैं, पर उस कमरे में पलंग तो अलग अलग ही होंगे ना? मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक ही पलंग पर अपने सहयात्री के साथ सोने का इरादा तो मेरा, उसको तो छोड़ो, किसी लड़के के साथ भी नहीं था। ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता था? अभी तक उसके अंग्रेजी बोलने के ढंग से मुझे यह अंदाजा लग रहा था कि संभवतः वह भी मेरी तरह अंतर्राष्ट्रीय छात्रा थी। परंतु होटल के कमरों और उनमें प्रयोग होने वाले बिस्तरों के बारे में उसकी अनभिज्ञता से मेरा शक और बढ़ गया। वैसे ऐसा भी नितांत संभव है कि अमेरिका में ही पली बड़ी लड़की बचपन से लेकर आज तक कभी भी होटल में न रुकी हो। वो बाहर से आए हैं, इस विचार का कारण उसकी भाषा के साथ साथ ये भी है कि अमेरिका में रहने वाले आम लोगों का आर्थिक स्तर भी इतना होता है कि साधारण परिवार वाले लोग भी गर्मियों में कार उठाकर घूमने निकल जाते हैं। इस अवस्था में आवश्यकता पड़ने पर मार्ग में होटल में रुकना भी हो ही जाता है। साधारण परिवारों के लोग 2 या 3 सितारा होटलों में आमतौर पर एक किंग बेड या फिर 2 क्वीन बेड वाले कमरों में रुकते हैं। इस प्रकार के कमरों का एक रात का किराया आमतौर पर एक ही होता है। यात्रा के संबंध में तैयारी करते समय होटलों के कमरों के बारे में अभी तक जो समझ में आया था वह मैंने उसे बताया। आमतौर पर अमेरिकी होटलों में 2 वयस्कों के रुकने के लिए 2 तरह के कमरे होते हैं, एक किंग बेड वाले या फिर 2 क्वीन बेड वाले। यदि एक ही कमरे में 3 वयस्क रुकना चाहे तो उन्हें एक और खुलने और बंद हो जाने वाला अस्थायी पलंग मिल सकता है। कभी कभी और विशेषकर कम व्यस्त रहने वाले शहरों के होटल इसके लिए अलग से किराया नहीं मांगते हैं, परंतु जहां यात्री अधिक आते हैं ऐसे व्यस्त रहने वाले शहरों में होटल वाले $10 से $40 तक का बढ़ा हुआ किराया मांग सकते हैं। यदि हम 2 लोग ही जाने वाले हैं तब हम पहले से ही पूछकर अपने रास्ते के सभी होटलों में 2 क्वीन बेड वाले कमरे ले लेंगे। अधिक बड़े परिवारों वाले लोग या तो कई कमरे आरक्षित करवाते हैं या फिर स्वीट 2 कमरों वाली यूनिट लेते हैं। मैंने उससे पूछा, पलंग तो 2 मिल सकते हैं, परंतु बाथरूम एक ही होता है। क्या आप मेरे साथ एक ही बाथरूम का प्रयोग करके काम चला लेंगी? दूसरे देशों के लोग तो उन देशों में जगह की किल्लत होने के कारण कम सुविधाओं और थोड़ी कम व्यक्तिगत सुविधाओं के बगैर भी काम चला लेते हैं, पर अमेरिका की बात और है। यहाँ के लोग अधिक सुविधाओं के आदी होते हैं,
इसी कारण अधिक व्यक्तिगत अधिकारों और सुविधाओं की मांग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी मैंने कॉलेज के आसपास की यात्रा करते समय अपने आसपास के राजमार्गों पर बने गैस स्टेशनों में ऐसे शौचालय भी देखे हैं जिन्हें स्त्री पुरुष दोनों ही प्रयोग करते हैं। संभवतः अलग अलग परिस्थितियों की बात है। थोड़ी देर की यात्रा अथवा गैस स्टेशन के बाथरूम का प्रयोग करना एक बात है, जबकि होटल के कमरे के स्नानघर और टॉयलेट सीट की बात दूसरी है। जब भी दो लोग कई दिनों तक लगातार एक कमरे अथवा एक ही बाथरूम का प्रयोग करते हैं तब उनके बीच ऐसी समस्याएं खड़ी होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है जो कि कुछ क्षणों के सहयात्रियों में नहीं होती। इसका एक कारण ये भी है कि टब या शावर दोनों ही अधिकतर निजी प्रयोग के लिए ही होते हैं। सार्वजनिक तौर पर बने शावर तो फिर भी ठीक है क्योंकि उनमें हमेशा खड़े होकर स्नान किया जाता है, लेकिन टब में स्नान करना थोड़ा कठिन होता है। यदि कोई दिन भर की थकान के बाद टब में पानी भरकर स्नान करना चाहता है, उस स्थिति में अजनबी व्यक्ति के साथ इस बारे में समझौता करना कठिन भी हो सकता है। असल में पाश्चात्य विधि से बने शौचालय और टब दोनों ही में आपकी त्वचा का टब या सीट से अधिक संपर्क होता है। इसके विपरीत पुराने प्रकार के भारतीय शौचालय अथवा स्नानघर में अधिक से अधिक पैरों का संपर्क होता है। बाकी का सारा शरीर तो हवा के संपर्क में रहता है, न कि टब अथवा सीट आदि के संपर्क में। इसी कारण त्वचा संबंधी बीमारियों का अधिक खतरा नहीं रहता है। मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, परंतु मैं उसकी राय जानना चाहता था। मेरे प्रश्न के उत्तर में वो बोली, इस मामले में मुझे अधिक परेशानी नहीं है। वैसे भी यात्रा में किसको टब में लेटकर नहाना होता है, मैं तो अधिकतर शावर का ही इस्तेमाल करूंगी। मैं भी उससे सहमत था। घूमने फिरने के लिए निकला आदमी टब की जरूरत कहाँ महसूस करता है, उसे तो बस फटाफट नहाना होता है और घूमने निकल जाना होता है। लेटने और नहाने की समस्या का हल हो जाने से आगे का रास्ता साफ हो गया। मुझे भी लगने लगा कि शायद काम चल जाएगा। मैंने उसे कहा, आप और भी सोच लें कि आपको रास्ते के लिए और क्या चाहिए होगा, क्योंकि एक बार सड़क पर निकल जाने के बाद यदि किसी सामान की आवश्यकता पड़ी तब तो उसे खरीदना ही पड़ेगा। चूंकि हम कार से जाने वाले थे, इसलिए वजन ले जाने की सीमा हवाई जहाज की यात्रा जैसी नहीं थी। हम कार के ट्रंक में आ सकने वाला सामान तो अपने घर के सामान में से ही ले जा सकते थे, परंतु ऐसी चीजों के बारे में पहले से सोचना आवश्यक था। इसके अलावा विशेष जरूरत की चीजें पिछली सीट पर भी रखी जा सकती थी। मैंने उसे इस विषय में सोचने के लिए कहते हुए बताया, मैं एक आइस बॉक्स लेने वाला था जिसमें पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस आदि रखा जा सकता है। उसके लिए आवश्यकतानुसार बर्फ गैस स्टेशनों से ली जा सकती है। इसके अलावा कोई दवा आदि यदि आवश्यक हो तो, जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि की दवाएं, तो वे पहले से ही ले लेनी चाहिए। हम हर रोज पैदल बहुत चलेंगे। अगर मोच आदि आ गई तो फिर दवा को तुरंत बाजार से खरीदना पड़ेगा, जो कि फिजूल खर्ची होगी। इसलिए अगर ऐसी कोई दवाएं आदि हमारे पास पहले से ही हो तब तो उन्हें अवश्य ही ले चलना चाहिए। मैंने उसे बताया, मैं वराइजन का डाटा कार्ड भी लेने वाला हूं। उसके जरिए हम नेट पर वॉइस आईपी से देश अथवा विदेश में फोन भी कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम तो अमेरिका के अंदर ही अंदर घूमने का था, परंतु यदि अब कनाडा भी जाना है तब तो आईपी फोन का प्रयोग आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार हम होटल के नेट से अथवा वराइजन के कार्ड से नेट का प्रयोग करके फोन का खर्चा कम कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे देश में यदि कोई आकस्मिक जरूरत पड़ी जिसके कारण वापस अमेरिका या भारत आदि फोन करना हुआ तब वह काफी महंगा पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह थी कि हमें अधिक से अधिक तैयारी कर लेनी थी, जिससे यात्रा के समय फालतू खर्च न करना पड़े। मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसा तो था, परंतु मैं अपना सारा ध्यान और पैसा अमेरिका के मानव निर्मित और प्राकृतिक स्थलों पर केंद्रित करना चाहता था, न कि रोज की सुविधाओं और सुविधाओं पर। यह बात ठीक थी कि हम अपने अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए स्वयं जिम्मेदार थे, पर पहले से सोचकर हम इन बातों की तैयारी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उससे आगे कहा, आप अपने अन्य मित्रों से भी पूछ लें कि इस प्रकार की यात्रा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैंने उसे बताया, मैं 3-4 दिनों में ही निकलने के लिए सोच रहा हूं, इसलिए आज रात में बैठकर अपने रास्ते में पड़ने वाले होटलों के बारे में पता करूंगा। यदि चाहे तो आप भी इस विषय में जानकारी इकट्ठी कर सकती हैं। आमतौर पर मेरा मानना था कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन या फिर ट्रिपल के हिसाब से कम 2 स्टार के होटल ही ठीक रहेंगे। यदि हमारे बजट में 3 स्टार के होटल भी आ सके तो और भी अच्छा। मैंने उसे अपनी सोच के बारे में बताया, मैं कम से कम 2 स्टार वाले होटल के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के होटलों में 2 बिस्तरों वाले कमरे आसानी से मिल जाते हैं। सस्ते होटलों में तो आमतौर पर एक ही बिस्तर मिलता है, फिर अधिक सस्ते होटलों में संभ्रांत लोग कम ही रुकते हैं, और ऐसा करने पर हमारा यात्रा का अनुभव बिगड़ सकता था, जो कि मेरे लिए तो महत्वपूर्ण बात थी ही, वह भी पता नहीं क्या सोचती। उसने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ वह ठीक रहेगा, अब मैं निकलती हूँ। यहाँ आने से पहले मैं निश्चित नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी, पर अब मिलने और तुमसे बात करने के बाद लग रहा है कि शायद ये एक अच्छा आइडिया है।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर कुछ उत्साह के भाव आ गए और वह अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बोली, तो कब चलना है? मैंने कहा, बस कम से कम पहले 1-2 पड़ावों के होटलों में कमरे आरक्षित हो जाए तब अच्छा रहेगा। नहीं तो आखिरी समय में ऐसे वैसे होटल में रुकना पड़ सकता है। मुझे साफ सुथरे होटल अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए मैंने उससे पूछा, फिर यात्रा का क्या करना है? क्या मैं जिन स्थानों पर जाने वाला हूँ उनमें आपकी दिलचस्पी है भी कि नहीं? उसने कंधे उचकाए और कहा, मुझे तो कनाडा जाना है। अगर रास्ते में थोड़ा बहुत अमेरिका भी देख लेते हैं तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उसे बताया, अमेरिका के लिए तो मेरे पास J1 वीसा है, पर कनाडा के लिए तो वीसा अलग से लेना पड़ेगा। आपके वीसा की स्थिति क्या है? वो बोली, मैं असल में कनाडा में ही पैदा हुई थी, परंतु मेरा परिवार मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही फ्रांस चला गया था और तब से वे मर्सेई में ही रहते हैं। इसलिए मुझे कनाडा के वीसा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, इसका मतलब मुझे वाशिंगटन में केवल घूमना ही नहीं है, बल्कि वहां पर कनाडा के दूतावास से अपने पासपोर्ट पर वीसा भी लगवाना है। इसका अर्थ यह है कि अगर उसमें 1 दिन से अधिक समय लग गया तब तो आगे के होटल के कमरे का आरक्षण बेकार हो जाएगा। कुल मिलाकर इस समय केवल वाशिंगटन के पास किसी होटल में ही कमरा रिजर्व किया जा सकता है। उसने विचारात्मक भावों से मेरी ओर देखते हुए कहा, ठीक है, आप होटल देखिए, मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ। कल शाम या परसों सुबह वापस बात करेंगे। मैंने सिर हिलाकर उसे विदा किया। उसके जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि बोलने का काम अधिकतर मैंने ही किया था और होटल अथवा रास्ते के सामान के बारे में पूछने पर भी उसने अपना कोई विचार नहीं प्रकट किया था। खैर, उसके जाने के बाद मैंने काउंटर पर जाकर अपना ऑर्डर दिया। मेरे लिए एक शानदार इटालियन हर्ब एंड चीज की ब्रेड और वेजी पैटी को टोस्ट करके सैंडविच बना दो। गर्मा गर्म सैंडविच खाते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे तो साफ सुथरे लोग, जगह और कमरे आदि अच्छे लगते हैं। यदि मैरियन साफ सुथरी न हुई तो? यहाँ आने के बाद कुछ भारत से आए छात्र, यहीं पले बड़े भारतीय मूल के लोग और यहाँ के अमेरिकी छात्रों से संपर्क हुआ। उनके कमरों और घरों पर जाने के बाद मैंने अनुभव किया कि उनमें से कुछ लड़के और यहाँ तक कि लड़कियां भी बड़े ही अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं। उतरे हुए कपड़े, खाने की चीजों के रैपर और फैला हुआ सामान आदि तो बिल्कुल सामान्य बात है। ऑफिस की नौकरी के समय जीवन संयम से चलाना आवश्यक हो जाने के कारण अब मेरी आदतें भी बदल गई हैं। कॉलेज के आरंभिक दिनों में अव्यवस्था में रहना बड़ी बात न थी, क्योंकि हम में से अधिकांश पहली बार अपने घरों से निकलकर स्वयं जीवन संचालित कर रहे थे। लेकिन अब कहीं मैरियन भी वैसी ही लापरवाह निकली तब तो मेरे लिए ये 14-15 दिन मुश्किल हो सकते थे। पर अब कोई चारा नहीं था। साथ ही बिना ये जाने कि अपनी निजी जिंदगी में वो किस तरह रहती है, यात्रा के लिए होटल के कमरे आरक्षित करने होंगे। अगर मैंने अंदाजा लगाना भी चाहा कि वह कैसे रहती है तो भी आज तो ये हो पाना मुश्किल ही था। यात्रा पर जाने से पहले कल भी शाम को देर तक प्रोग्रामिंग लैब में रुककर पिछले कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए शायद मुश्किल ही होगा। कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, तभी यह काम हो पाएगा। प्राइसलाइन, एक्सपीडिया, आर्बिट्स, कायक, hotels.com, ट्रिवागो, ट्रिपवायो आदि वेबसाइटों पर जाकर होटलों में कमरे देखे, फिर उनके कमरों के विवरण को जानकर यह सुनिश्चित किया कि उनमें 2 पलंग भी है। इन सब वेबसाइटों पर कई घंटों तक देखने के बाद भी मैं केवल यही समझ पाया कि जब भी 3 स्टार के होटलों के कमरे शहरों से थोड़ा दूर अथवा छोटे शहरों के आसपास मिलते थे, तभी सुविधाओं और दाम का संगम हो रहा था। मैंने 3 दिनों के बाद की तिथि के अनुमान से प्राइसलाइन में 3 स्टार के होटलों में कमरे के लिए बोली लगा दी। मुझे अपनी मनपसंद का कमरा $83 में मिल रहा था। ये कमरा किसी हॉलिडे इन एक्सप्रेस या शायद हिल्टन गार्डन इन का भी हो सकता था। कमरे में 2 क्वीन आकार के पलंग थे। लालच में आकर मैं होटल के अन्य कमरों को देखने लगा, पर उसके बाद सभी होटल $100 से अधिक के ही दिख रहे थे। इसलिए इस विषय में अधिक मेहनत करने का विचार मैंने त्याग दिया। यूं भी आगे आने वाले दिनों में मुझे कई अवसर मिलने वाले थे, जबकि मैं होटल के कमरे को ढूंढने के काम में अपनी सारी प्रतिभा लगा सकता था। होटल में कमरा आरक्षित करने का काम पूरा करने के बाद मैंने कनाडा के दूतावास की वेबसाइट पर अपना ध्यान लगाया। अगर कनाडा जाना ही था तब तो यह अत्यंत आवश्यक था कि मैं अपने लिए कनाडा का अस्थायी वीसा लेने की कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दूं। दूतावास की साइट पर जाकर जब जानकारी पड़ी तब तो अपने सारे कार्यक्रम की योजना ही गड़बड़ होती नजर आई। पहली समस्या तो यह थी कि कनाडा का दूतावास, जो कि भारतीय पासपोर्टधारियों को वीसा दे सकता है, वो इस क्षेत्र में केवल न्यूयॉर्क में था। दूसरा ऐसा दूतावास जिसमें मेरे जैसे भारतीय पासपोर्टधारी व्यक्ति को वीसा मिल सकता था, इसके अलावा लॉस एंजल्स में था, जो कि यहां से काफी दूर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। दूसरी समस्या ये थी कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वीसा मिलने में कम से कम 5-7 दिन लगने वाले थे। इसके अलावा वीसा की फीस $100 थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी यात्रा तुरंत आरंभ नहीं कर सकता था।
अब यदि मैं अपनी यात्रा देर से आरंभ करता तो मेरे लिए तो समस्या थी ही, पता नहीं मैरियन का कार्यक्रम भी आगे कैसा था। इस स्थिति में पता नहीं वो जा भी पाती या नहीं। इस उधेड़ बुन में उलझा हुआ मैं सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरे मन में विचार आया कि चलो देखें ऑनलाइन आवेदन करने पर क्या होता है। आवेदन पत्र पर जानकारी भरना आरंभ करते ही पहला सवाल यह आया कि आप ट्रांसिट वीसा चाहते हैं अथवा अस्थायी वीसा। आगे पढ़ने पर यह जानकारी मिली कि यदि कोई अमेरिका के लिए वीसाधारी है और उसे कनाडा में 48 घंटे से कम के समय रुकना है तो केवल ट्रांसिट वीसा लेकर भी जाया जा सकता है। उसके लिए कोई फीस आदि नहीं है, परंतु आवेदन करने के बाद न्यूयॉर्क के दूतावास में ही जाकर ट्रांसिट वीसा लेना होगा। आप डाक से भी यह सब कर सकते हैं, पर यदि स्वयं जाकर वीसा लेना चाहते हैं तो उस अवस्था में न्यूयॉर्क की काउंसलेट अथवा लॉस एंजल्स की काउंसलेट में ही जाना होगा। वाशिंगटन डीसी और बॉस्टन जाने की तो मैं पहले ही सोच चुका था, अब न्यूयॉर्क भी मेरी सूची में जुड़ गया। मेरा काम तो 48 घंटे में चल सकता था, परंतु मैरियन का कनाडा घूमने का कार्यक्रम 48 घंटे में पूरा हो पाएगा कि नहीं, इस बात की जानकारी मुझे अभी नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने फेसबुक पर फिर से जाकर मैरियन को संदेश भेजा, परंतु उसका कोई उत्तर नहीं आया। इस बीच रात के लगभग 11 बज रहे थे। शायद वो सो गई हो। पहले तो मैंने सोचा कि उससे फेसबुक के माध्यम से ही फिर से पूछ लूं कि कनाडा के बारे में उसका कार्यक्रम कितना विस्तृत है, पर फिर संकोच में ये सोचकर रुक गया कि अभी उससे परिचय इतना नहीं बढ़ा है। अंत में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि उसने फेसबुक पर उत्तर दे भी दिया, तब भी वीसा की समस्या के संबंध में उससे बात करना आमने सामने ही ठीक रहेगा। अगली सुबह रोजमर्रा के कार्यक्रमों से निपटने के बाद जब मैंने फेसबुक पर झांका तो पाया कि लगभग 1 बजे रात्रि को उसने सुबह 10 बजे छात्र क्रियाकलाप केंद्र मतलब एसएसी में मिलने के लिए एक संदेश भेजा था। सैक पहुंचने पर देखा कि वो 1-2 लोगों की क्षमता वाली एक छोटी सी मेज पर बैठी हुई थी। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो वह बोली, मुझे क्यूबेक सिटी तो जाना ही जाना है। रास्ते में उसे मॉन्ट्रियल तथा टोरंटो देखने की इच्छा भी थी। अगर अमेरिका से कनाडा में प्रवेश करने के बाद कहीं रुके बगैर यदि सीधे क्यूबेक सिटी की ओर जाया जाए, तब अमेरिका की सीमा से क्यूबेक सिटी की यात्रा लगभग 4-5 घंटे में पूरी हो जाएगी। मैंने उसे सुझाव दिया, यदि हम उस ओर जाते हुए अमेरिकी सीमा पर किसी होटल में रात गुजारते हैं और अगली सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो मॉन्ट्रियल के रास्ते होकर सीधे क्यूबेक सिटी जा सकते हैं। लगभग 5 घंटे में वहां पहुंचकर दिन भर क्यूबेक सिटी देखेंगे और फिर वहां रात गुजारकर अगले दिन सुबह वहां से वापस मॉन्ट्रियल होते हुए कुछ समय रुककर मॉन्ट्रियल देखेंगे और शाम तक टोरंटो वापस आ जाएंगे। वहां शाम से लेकर देर रात तक मॉन्ट्रियल देखेंगे और फिर मॉन्ट्रियल से 11 बजे के आसपास निकलकर सुबह 1 या 2 बजे तक वापस अमेरिका की सीमा में प्रवेश करने के बाद अमेरिकी सीमा के अंदर पहुंचकर किसी होटल में रुककर बिताएंगे। मैरियन ने मेरा सुझाव मान लिया, परंतु उसके चेहरे पर कुछ उलझन देखकर मैंने उससे पूछा, आप शायद कुछ और सोच रही हैं? उसने कहा, तुम कनाडा का वीसा लिए बगैर कनाडा की सीमा में नहीं जा सकते, इसलिए जल्दी जाना संभव नहीं। दूसरी ओर अगर वीसा मिलने में देर हो गई तब तक मेरे गाइड वापस आ सकते हैं और तब मेरी थीसिस का काम आरंभ हो जाएगा, इसलिए अगर जाना है तब तो अभी ही जाना होगा। समझौते के तौर पर मैंने उससे पूछा, यदि समय कम पड़ा तो क्या आप टोरंटो जाना स्थगित कर सकती हैं या आपका वहां जाना भी उतना ही आवश्यक है? मैरियन बोली, मैं जाना तो चाहती हूं, पर देखते हैं कि क्या होता है। मैरियन के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने औपचारिकतावश कह तो दिया है, पर असल में वो अवश्य जाना चाहती है। मेरे मन में एक विचार यह भी पनप रहा था कि मुझे न्यूयॉर्क में ट्रांसिट वीसा लेते समय एक बार अधिकारियों से यह अवश्य पूछना चाहिए कि क्या मैं 2 दिनों के अंतर में 2 बार का ट्रांसिट वीसा ले सकता हूं। ऐसी स्थिति में हम क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल एक बार के वीसा में और 2 दिन बाद पुनः वीसा लेकर टोरंटो जा सकते हैं, उसके बाद वहां से नियाग्रा फॉल्स जा सकते हैं। इस अवस्था में संभवतः समय कम पड़ जाने के कारण हम पिट्सबर्ग और वेस्ट वर्जीनिया के स्थानों को नहीं देख पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन स्थानों पर जाने के लिए फिर से कार्यक्रम बनाऊंगा, परंतु इस बारे में मैरियन से अभी बात करना मैंने ठीक नहीं समझा। मैं झूठी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा मुझे मैरियन के स्वभाव के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए इस तरह की पेचीदगी से भरी हुई योजना बनाने का विचार ठीक नहीं था। मैं उससे बोला, देख लेते हैं कि वीसा के साक्षात्कार के लिए क्या तिथि सुनिश्चित होती है, उसके अनुसार ही आगे की योजना बनाते हैं। ये कहते हुए मैंने उसके सामने ही लैपटॉप खोला और कैनेडियन वीसा की साइट पर जाकर आवेदन पत्र भरने लगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद मैंने पाया कि ऑनलाइन सिस्टम ने मुझे दूतावास में साक्षात्कार के लिए 6 दिन बाद पहुंचने की तिथि बताई। साक्षात्कार के लिए दूतावास में मुझे सुबह 11 बजे उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें न्यूयॉर्क सिटी में 6 दिन बाद पहुंचना था और यदि कनाडा के लिए वीसा मिल गया तो हम उसी शाम कनाडा की सीमा में प्रवेश कर सकते थे।
वाशिंगटन के हॉलिडे इन में हमारा कमरा इस गुरुवार की रात के लिए आरक्षित था। मैंने ये सोचते हुए कि यदि न्यूयॉर्क के आसपास ही रहना है तो क्यों न वाशिंगटन में ही एक दिन और रुका जाए। ये सोचकर जब मैंने उसी होटल में अगले दिन का आरक्षण करना चाहा तो उसके किराए को देखकर चौंक गया। एक दिन बाद का उसी का किराया $149 था। मैं चौंका, किराया तो बहुत अधिक था। इतना ही नहीं, आसपास के सभी होटलों में कमरों के किराए बढ़े हुए थे। कुछ में $110 या $120 के कमरे मिले भी, तो उनमें केवल एक बिस्तर वाले कमरे ही थे, जो कि हमारे किसी काम के नहीं थे। मैंने मैरियन को ये समस्या बताई तो वह भी सोचने लगी, पर हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। हमने न्यूयॉर्क के आसपास के होटल देखे तो पाया कि उनके किराए तो वाशिंगटन के होटलों से भी अधिक थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी गणित सही नहीं थी और होटल के कमरों में ही लगभग 1.25 गुना अधिक पैसा खर्च होने वाला था। मैंने मैरियन से पूछा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वीसा के लिए हमें सोमवार को न्यूयॉर्क में होना था। अब सोमवार से पहले बॉस्टन की दिशा में जाने का मतलब यह होता कि उस स्थिति में हमें आगे बढ़ने की बजाय वापस दक्षिण दिशा में लौटना पड़ता। हम दोनों की राय ये बनी कि हम गुरुवार की सुबह वाशिंगटन पहुंचकर वहां के दर्शनीय स्थल देखते हैं। वाशिंगटन में रात गुजारकर अगले दिन भी वहीं की सैर करते हैं। शुक्रवार शाम तक हम वहां से निकलकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास या फिर न्यू जर्सी में जो भी अच्छी और हमारे बजट की जगह मिल जाए वहीं विश्राम करते हैं। मैंने मैरियन को धन्यवाद दिया और अपनी साइकिल उठाकर लैब की ओर चला गया। वहां 1 बजे तक काम करने के बाद जब मैं कैफेटेरिया में भोजन कर रहा था तो मेरी मेज पर मेरा एक अन्य मित्र मनोज भी आ बैठा। मनोज बयाना मेरे भारत के एक पुराने मित्र दीपक बासोदिया के ही शहर से था। दीपक मेरे अमेरिका आने से पहले ही यहां से जा चुका था, क्योंकि वो कॉलेज से सीधे निकलते ही मास्टर्स करने यहां आ गया था। मैं इस बीच 4 साल तक भारतीय इंडस्ट्री में काम करता रहा था। जब मैंने मनोज को अपना घूमने का कार्यक्रम बताया तो वो बोला, यदि तुम पठारों या छोटी पहाड़ियों में हाइकिंग पसंद करते हो तो न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया की सीमा पर रूट 80 के पास डेलावेयर गैप में हाइकिंग और काइकिंग की अच्छी जगह है। उस इलाके में शायद होटल भी सस्ते मिल जाएं क्योंकि वह जगह न्यूयॉर्क से लगभग 50-60 मील दूर है। मैंने मनोज से पूछा, वहां ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव कैसा रहा था? वो बोला, मुझे तो वहां बहुत आनंद आया था। मैंने अभी तक कभी भी हाइकिंग आदि का अनुभव नहीं किया था। काइकिंग, छोटी नाव जिसमें कि एक ही सवार बैठता है और नाव स्वयं खेता है, उसमें तो अवश्य ही रोमांच होने वाला था। परंतु नाव और उसके लायक कपड़े, चप्पू आदि मिलाकर इन सभी चीजों के किराए का खर्चा मेरे अनुमान से अधिक हो सकता था। फिर मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मैरियन का इस बारे में क्या ख्याल है। एक और व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाने में पैसे तो बच रहे थे, परंतु अब हर काम में दोनों लोगों की सहमति होना भी आवश्यक था। चलते चलते मैंने यूं ही मनोज से पूछा, तुम वहां पर किस होटल में रुके थे? मनोज ने कहा, मैं तो अपने एक मित्र के अपार्टमेंट में न्यू जर्सी में रुका था, परंतु उसके घर के पास ही रूट 46 पर हॉलिडे इन और डेज इन आदि होटल थे। वे दोनों ही ठीक ठाक किस्म के होटल थे। मैंने मनोज की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया, फिर वहां से निकल पड़ा। घूमने अथवा यात्रा के समय किसी मित्र के घर रुकने से पैसे तो बच जाते हैं, पर समय बहुत बर्बाद होता है। इसलिए जहां तक संभव हो मैं भ्रमण और मित्र मंडली को अलग अलग रखना ही पसंद करता हूं। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मित्र नहीं था जिसके पास मैं रुक सकता, इसलिए इस विषय पर सोचने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। मनोज के बताए अनुसार मैंने जब गूगल मैप्स पर देखा तो पाया कि हॉलिडे इन तो उसके बताए इलाके में $159 का था, पर वहीं पास ही एक मारियोट के फेयरफील्ड इन में $89 में 2 बेड वाला कमरा मिल रहा था। पिछली 2 बार की मुलाकातों में हर बार मैं मैरियन से उसका फोन नंबर लेना भूल गया था और इसके कारण अब मुझे अपने आप पर कोफ्त हो रही थी। मैंने पुनः फेसबुक पर उसे संदेश दिया, परंतु इस बार मैंने उसे न्यू जर्सी में ट्रैकिंग और हाइकिंग तथा वहां पर मिलने वाले होटल के बारे में भी बता दिया। साथ ही उससे अपना फोन नंबर भी भेजने के लिए कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद मैरियन का मैसेज मुझे वापस आया। उसने लिखा था कि हाइकिंग अच्छी रहेगी। मैंने उसका नंबर देखकर उसे तुरंत कॉल किया। फोन पर अपना परिचय देते हुए मैंने सबसे पहले उससे यह पूछा, क्या आप कुछ समय के लिए बात कर सकती हैं? अगर मैरियन कोई लड़का होती तो मुझे बिल्कुल भी सोचना न पड़ता, परंतु एक लड़की होने के कारण उसे फोन कॉल करने में मुझे बार बार सोचना पड़ रहा था। वो बोली, कोई बात नहीं, बोलिए। मैंने क्षमा मांगते हुए कहा, मैं शायद आगे भी कॉल करूं, क्योंकि समस्याएं एक एक करके आ रही हैं। क्या आपको हाइकिंग और काइकिंग में दिलचस्पी है? चूंकि यात्रा अगले 3 दिनों में आरंभ होने वाली थी, इसलिए अधिक समय भी नहीं था। मैरियन ने कहा, मैंने पहले कभी भी हाइकिंग नहीं की है, पर यदि मौका मिले तो करना चाहूंगी। जैसा कि मुझे मनोज ने बताया था, उसी जानकारी के आधार पर मैंने उसे डेलावेयर गैप और वहां काइकिंग और हाइकिंग आदि के बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि उस क्षेत्र के पास ही कहीं मारियोट के फेयरफील्ड इन में $89 में कमरा मिल रहा था।
वो बोली, ये तो बढ़िया है। मैंने फोन का संपर्क काटने से पहले उससे कहा, आपके कॉलर आईडी में जो नंबर आ रहा है उसे देख ले। यह मेरा फोन नंबर है और मैं इसी से आपको मैसेज भेजता रहूंगा। इसके अलावा यदि आपको इस यात्रा के कार्यक्रम में कोई भी फेरबदल करना हो तो जल्दी से जल्दी बताइए ताकि मैं उसी प्रकार समय रहते कार्यक्रम बदल सकूं। अब हमारा न्यूयॉर्क तक का कार्यक्रम लगभग बन चुका था। हम एक रात वाशिंगटन में और अगली 3 रातें मारियट के फेयरफील्ड इन में ठहरने वाले थे। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार होटल साफ सुथरा ही दिख रहा था। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को देखने और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिहाज से वाशिंगटन में बहुत सारा मसाला था, पर उस क्षेत्र में आसपास सही किराए में होटल न मिल पाने के कारण हमें अपनी यात्रा के कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ रहा था। मैंने अपने इस विचार से मैरियन को संदेश भेजकर अवगत करवाया। मुझे नहीं मालूम था कि वह क्या रुख रखती थी। संभवतः उसके लिए भी खर्च उतनी ही अधिक समस्या थी जितनी कि मेरे लिए, या फिर यह भी हो सकता है कि अधिक जानकारी न होने के कारण हम दोनों ही अपनी अपनी जगह जो कुछ भी मिल रहा था उसे ही अच्छा समझ रहे थे। उसने टेक्स्ट मैसेज पर लिखा, वाशिंगटन तो बहुत दूर नहीं है, बाद में भी जाया जा सकता है, इसलिए हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी याद आया कि उसकी दिलचस्पी तो वास्तव में कनाडा में ही थी। उसकी बात से लग रहा था कि अमेरिका के बारे में शायद उसका कोई विशेष मत और रुचि नहीं थी। होटल की बुकिंग हो जाने के बाद अब मेरा ध्यान कार पर गया। खालिद की अल्टीमा तो उपलब्ध थी ही, पर अल्टीमा कार में गैस अधिक लगती है। मैं अपने जानकार सभी लोगों के बारे में सोचने लगा कि किस किस के पास कार है। मुझे याद आया कि विपुल मेहता के पास टोयोटा प्रियस कार थी, और प्रियस कार का गैस एवरेज तो सभी को मालूम है कि कितना अच्छा होता है। पर समस्या ये थी कि अल्टीमा 6 साल पुरानी थी और प्रियस 9-10 साल पुरानी थी। इतनी लंबी यात्रा में अधिक पुरानी कार में समस्या हो सकती थी। बहुत सोचने के बाद मैंने विपुल से हिचकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी कार इस यात्रा के लिए उधार ले सकता हूं? विपुल बोला, अगले हफ्ते मुझे अपने एक और मित्र को राले एयरपोर्ट लेने जाना पड़ सकता है। वो भारत से आ रहा है। कार की समस्या का समाधान निकालने के विषय में मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी मुझे ये भी याद आया कि कार किसी की भी हो, उसकी इंश्योरेंस में मुझे अपना नाम तो जुड़वाना ही होगा, नहीं तो यदि कार कहीं अटक गई तब तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मार्ग में कार बिगड़ जाने की अवस्था में कार को खींचकर आसपास के मिस्त्री की दुकान तक ले जाना पड़ सकता है। मेरे सामने 2 विकल्प थे, एक तो इंश्योरेंस कंपनी से ही यह सेवा मांगना, दूसरा विकल्प है अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AA की सेवा लेना। AAA की सदस्यता लेने से एक और फायदा यह भी था कि यदि किसी मजबूरी में हमें कोई ऐसा होटल लेना पड़े जो कि होटल एजेंटों की वेबसाइट में शामिल न हो, तब भी AAA की सदस्यता के कारण कम से कम 10% तक कम किराए पर कमरे मिल सकते हैं। खास बात यह भी थी कि AAA अमेरिका और कनाडा दोनों जगह सर्विस देती थी, इसलिए कनाडा के अंदर यात्रा करने में किसी और सर्विस की आवश्यकता नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी की सुविधा कनाडा में काम करती है या नहीं, वे मार्ग में दी जाने वाली सुविधाओं को अन्य देशों में भी देते हैं या केवल अमेरिका में, इस बात की जानकारी भी करनी थी। AAA की सर्विस के लिए जब उनकी साइट पर जाकर जानकारी हासिल की तो पता लगा कि 2 लोगों के लिए साधारण सर्विस में $100 लगते हैं। इस सेवा में बंद पड़ी कार को 3 मील की दूरी तक किसी सर्विस स्टेशन तक ले जाया जाता है। उनकी प्लस सर्विस में बिगड़ी हुई कार को 100 मील की दूरी तक ले जाने की जिम्मेदारी होती है। हम लोग जिस तरह कम आबादी वाले हिस्सों में जाना चाहते थे, उस लिहाज से 3 मील वाली सर्विस तो बेकार ही थी। मैंने मैरियन से टेक्स्ट मैसेज कर पूछा कि क्या वो अमेरिका या कनाडा में कार चला सकती थी। उसका उत्तर आया कि उसे कार चलानी तो आती थी, पर अधिक अभ्यास नहीं था। ये बात मालूम होने पर यह भी समझ में आ गया कि संभवतः इस यात्रा में हर जगह कार मुझे खुद ही चलानी थी। जब मैंने यात्रा के लिए साथ ढूंढना आरंभ किया था, तब मैं सोच रहा था कि कार चलाने का काम दोनों चालक करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को सहारा रहेगा। अब स्थिति की वास्तविकता यह थी कि एक तो किसी और ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, और दूसरी ओर अब तक मैरियन से बात इतनी बढ़ चुकी थी कि इस बारे में किसी और सहयात्री के बारे में पुनः फिर से सोचना व्यर्थ था। मैंने ये सोचकर केवल अपने नाम से AAA की सेवा ली। कुल मिलाकर उसमें $115 लग गए। ये खर्च मुझे बेवजह लग रहा था, परंतु यदि वीराने में कहीं कार बिगड़ गई तब एक बार में ही काफी ज्यादा खर्च हो सकता था। साथ ही कार के अटकने के स्थान के आधार पर स्थानीय सर्विस ढूंढने में समय भी अधिक लग सकता था। खर्च तो फिजूल का ही था, पर गड़बड़ होने पर जान बचाने वाला भी साबित हो सकता था। कार की इंश्योरेंस कंपनी को अपना नाम जोड़ने के लिए कहा तो विपुल की कार में इंश्योरेंस की कीमत $198 और खालिद की कार में इंश्योरेंस की कीमत $145 आए। इस स्थिति में प्रियस में जो पैसा गैस में बचने वाला था वह इंश्योरेंस में चला गया और दोनों कारों में खर्चे की स्थिति लगभग एक जैसी ही हो गई। मैंने सोचा कि खालिद से कार उधार लेना मेरे लिए आसान है। मैंने उसकी कार चलाई भी है। विपुल से बेकार एहसान लेने का कोई फायदा नहीं है।
अंततः गत्वा खालिद की कार ले जाने का ही निश्चय किया। इस बारे में संभवतः मैरियन से पूछने का कोई खास फायदा नहीं था, इसलिए स्वयं ही निश्चय करके कार की इंश्योरेंस में अपना नाम जुड़वाया। मेरे मन में एक अधूरा सा विचार उठ रहा था, कहीं मेरी तबीयत खराब हुई तो गाड़ी कौन चलाएगा। घूमने का लालच इतना अधिक था कि मैंने इस विचार को पनपने से पहले ही पूरी निर्ममता से दबा दिया। कौन सी कार ले जानी है, यह निश्चय हो जाने पर मैंने सोचा कि अच्छा होगा इसे मिस्त्री को दिखा लिया जाए और उससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में सलाह भी ले लेनी चाहिए। खालिद हमेशा एशिया वर्क से अपनी कार रिपेयर करवाता था। मैंने उनको फोन करके अगले दिन का समय ले लिया। मेरा मन और मस्तिष्क अब अपनी इस यात्रा की योजना बनाने में पूरी तरह जुट गए। मैंने इसके आगे की यात्रा के लिए बॉस्टन, बैंगलोर, क्यूबेक सिटी आदि के क्षेत्रों में होटल देखने आरंभ कर दिए। सरसरी निगाह से देखने पर यही समझ में आया कि उन सभी जगहों में अच्छे किस्म के होटल $125 से अधिक किराए में ही मिल रहे थे। इस समस्या पर अधिक समय न खर्च करते हुए मैंने सोचा कि इस बीच जाने से पहले अपनी थीसिस में जिन विषयों पर काम करना पड़ सकता है उनकी एक सूची बना लूं, ताकि भ्रमण के समय में उसकी चिंता न रहे। अगले 2 दिनों तक मैं इसी प्रकार के काम निपटाने में व्यस्त रहा। बुधवार की शाम को मैरियन से इस बार मैं लाइब्रेरी में मिला। बातचीत का विषय यात्रा में ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तुएं ही थीं। चूंकि अब हम अल्टीमा ले जा रहे थे और उसके ट्रंक में जगह की कोई कमी न थी, इसलिए कम से कम 4 बड़े सूटकेस जितना सामान और यदि आवश्यकता पड़े तो पिछली सीट पर भी सामान रखा जा सकता था। यह अलग बात थी कि हमारे पास ले जाने के लिए इतना अधिक सामान नहीं था। इस बीच मुझे ध्यान आया था कि हम डेलावेयर रिवर गैप अथवा कहीं और नदी में यदि कायाकिंग या नाव की सैर करना चाहते हैं तो उसके लिए कपड़े, जूते आदि ले सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं अपने लिए वॉलमार्ट से आइस बॉक्स, सीरियल बार, जूस, तैरने के लिए कच्छा, मच्छर भगाने के लिए स्प्रे, कोक, माउंटेन ड्यू, स्लीपिंग बैग, काइकिंग के कपड़े के जूते, हाइकिंग के जूते आदि ले आया था। मैंने मैरियन से कहा कि वह चाहे तो इसमें से जिस तरह का सामान, जैसे बार, जूस, काइकिंग के जूते आदि अपने लिए खरीद सकती है, अथवा जहां पर कायक किराए में ली जाती है वहीं से ले सकती है। मैंने तो इसलिए खरीद लिए थे क्योंकि मुझे इनका उपयोग आगे भविष्य में भी नजर आ रहा था। उसने कहा कि वॉलमार्ट तो वह जाने वाली ही थी, अपने लिए कुछ दवाएं आदि लेने के लिए और आवश्यक वस्तुएं भी देख लेगी। मैंने उसे फिर याद दिलाया कि हमें सुबह 4 बजे तक निकलना होगा, ताकि हम जब तक वाशिंगटन पहुंचे तो सुबह का ट्रैफिक तो निकल चुका हो, पर दिन भी अधिक न चढ़े, अन्यथा वहां पर घूमने के लिए कम समय मिलेगा। मैरियन ने कहा कि ठीक है, वो तैयार रहेगी। मुझे पहले अपना सामान कार में डालकर मैरियन के अपार्टमेंट से उसे लेकर निकलना था। सुबह 4 बजे निकलने का मतलब था कि लगभग 3 बजे उठना होगा। रात में इतनी जल्दी सोने की आदत न होने के कारण शायद नींद आना मुश्किल होगी, साथ ही यात्रा की उत्तेजना तो थी ही। सारे काम निपटाकर और अपने माँ पिताजी को फोन पर यह बताने के बाद कि मैं घूमने निकल रहा हूँ, इसलिए अगले 2 सप्ताहों में फोन कम ही कर पाऊंगा, मैं बिस्तर पर तो पहुंच गया, परंतु निश्चित ही नींद आते आते 12 से अधिक अवश्य बज गया होगा। जब से मैरियन के साथ यात्रा करने की बात तय हुई थी, तभी से कई बार सोचा था कि फ्रांसीसी लड़कियों के बारे में नेट से कुछ पता करना चाहिए, लेकिन भाग दौड़ में देख ही नहीं पाया। अब वही विचार पुनः लौट आया, तो इस बार मैंने चूक नहीं की और नेट पर खोजने लगा। इधर उधर देखने से अधिक कुछ तो समझ में नहीं आया, पर एक जगह पड़ा कि गौल लड़कियां बड़ी स्ट्रांग अर्थात मजबूत व्यक्तित्व वाली होती हैं। थोड़ी देर और देखने के बाद अनुभव होने लगा कि इस प्रकार की जानकारी नेट से मिलना संभव नहीं है। पता नहीं कब नींद आए, परंतु 3 बजे अलार्म बजने पर एक बार तो लगा कि थोड़ी देर और नींद का मजा ले लूं। फिर यह याद आया कि यदि नींद लग गई तो पता नहीं कब खुले। अपनी समस्त चेतना को एकाग्र कर उठा और तैयार हुआ। गुरुवार का दिन, यात्रा के लिए एकत्र की हुई सभी वस्तुओं को कार के ट्रंक में रखा और ठीक 4 बजे मैरियन के अपार्टमेंट पहुंच गया। मुख्य द्वार से अंदर जाने के लिए कार्ड न होने के कारण मैंने मैरियन को फोन पर कॉल किया। उसकी उनींदी आवाज से मुझे ये समझ में आया कि शायद वो अभी अभी ही उठी थी। उसने कहा कि वो बस तैयार होकर नीचे आ रही है। मैं कार में ही उसका इंतजार करने लगा। जब वो थोड़ी देर तक नहीं आए, तब समय काटने के लिए मैंने कार में अपना मनपसंद संगीत लगाया और उसका इंतजार करने लगा। वो लगभग 4:30 बजे आए। हमने उसका सामान कार के ट्रंक में रखा और फिर मैंने भगवान का नाम लेकर गाड़ी यात्रा के लिए आगे बढ़ाई। पार्किंग में मैरियन का इंतजार करते करते मैं भी कुछ शिथिल हो गया था, इसलिए यात्रा आरंभ करने से पहले मैंने पास की ही डंकिन डोनट से जाकर एक गर्मागर्म कॉफी का कप लिया। यूनिवर्सिटी से निकलते ही हमने राजमार्ग 85 पर उत्तर दिशा की ओर की सड़क पकड़ी और चल पड़े। अभी हम कुछ ही देर चले होंगे कि मेरा ध्यान मैरियन की ओर गया। वह निद्रा की गोद में फिर समा गई थी। मैंने कुछ फिल्मी गाने धीमी आवाज में लगा लिए और उन्हें सुनता हुआ कार चलाने लगा। मैरियन को सोते देखकर मेरी निद्रा बिल्कुल चली गई थी और मैं अत्यधिक सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगा।
कहते हैं कि यदि चालक के पास बैठा व्यक्ति सोने लगे तो चालक को भी नींद आने लगती है, इसीलिए मैं अपने आप को बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ने देना चाहता था। सुबह के लगभग 2.5 घंटे की यात्रा तो सूनी सड़कों पर होती रही, परंतु रिचमंड के इलाके में चेस्टर निकलते ही यातायात धीमा होने लगा। यहां तक कि थोड़ी देर बाद कारें लगभग रेंगने लगी। लगभग 6 या 7 मील तक धीरे धीरे चलने के बाद मैं जब तक दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी ब्यूक कार ने एक पुरानी डॉज डोरेंगो ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। चालक शायद या तो नींद में होगा या फिर कॉफी का कप आदि रखने के चक्कर में ध्यान बंद गया होगा। इस बीच आगे की कार ने ब्रेक लगा दिया और हो गई टक्कर। अब तक रोज आने जाने वाले अपने नित्य प्रति के रंग में थे। हर तरह के लोग नाना प्रकार की कारों, ट्रकों और स्पोर्ट्स कारों में अपने अपने रोज के कामों के लिए निकल पड़े थे। यूनिवर्सिटी के पास इस तरह का यातायात कम ही रहता है, इसलिए अब समझ में आ रहा था कि यहाँ पर लोग ट्रैफिक के समाचारों पर इतना ध्यान क्यों देते हैं। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लग जाता होगा। अब तक मैरियन जाग गई थी और चुपचाप धीरे धीरे बढ़ते ट्रैफिक को देख रही थी। मैंने उससे कहा, इस हालत में हम लोग शायद 12 बजे तक ही पहुंच पाए। उसने फीकी सी मुस्कान मुझे दिखाई और हम चुपचाप बैठे रहे। फ्रेडरिक्सबर्ग पहुंचते पहुंचते मुझे विचार आया कि हम लोग कम से कम इस समय ये सोच सकते हैं कि हमें वाशिंगटन में किन किन स्थानों पर जाना है। होटल का कमरा तो 3 बजे के बाद ही मिलेगा, इसलिए इससे पहले होटल पहुंचने का कोई मतलब नहीं था। चूंकि अधिकतर म्यूजियम शाम के 5 बजे बंद हो जाते थे, अतः हमने निश्चय किया कि आज आसपास की उन सभी जगहों को देखा जाए जिन्हें केवल बाहर से ही देखना है। हमें व्हाइट हाउस तक पहुंचते पहुंचते लगभग 12:30 बज गया। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद व्हाइट हाउस के दक्षिण पश्चिम की ओर एक गली में हमें अपनी कार के लिए खाली पार्किंग की जगह मिल गई। कार पार्क करने के बाद हम लोग व्हाइट हाउस के सामने दक्षिणी मैदान और दक्षिणी दरवाजे के सामने पहुंचे। सैलानियों और दर्शकों को व्हाइट हाउस देखने की सुविधा केवल इस दिशा से ही उपलब्ध है। व्हाइट हाउस अर्थात सफेद मकान, अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने और काम करने का ये भवन प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की स्मृति में बनाया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए युद्ध में कई सैनिक टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वाशिंगटन जमीन खरीदने के बड़े शौकीन थे, यहां तक कि अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 500 एकड़ जमीन खरीद डाली थी। आज के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की शुरुआत जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा खरीदी गई भूमि पर ही हुई थी। जॉर्ज वाशिंगटन ने इस घर को बनवाने की शुरुआत 1792 में की थी, परंतु इसमें रहने वाले पहले राष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। वर्षों तक व्हाइट हाउस में दर्शकों को अंदर आकर कुछ हिस्से देखने की अनुमति होती थी, परंतु जब से आतंकवाद बढ़ा है धीरे धीरे व्हाइट हाउस में साधारण व्यक्ति का अंदर जाना कठिन हो गया है। अब इसके लिए पहले से ही अपना नंबर लगाना होता है। आजकल वो प्रक्रिया पहले की तरह साधारण न रहकर काफी कठिन हो गई थी, इसलिए हमने तो इस बारे में तो सोचना भी उचित नहीं समझा था। यूं भी व्हाइट हाउस को अंदर जाकर देखने में मेरी कोई विशेष दिलचस्पी थी नहीं। लोग अपने घर में किस तरह रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ अपने अतिथियों से मिलते हैं, इस तरह की जानकारी में मेरी विशेष दिलचस्पी कभी नहीं रही, चाहे वे प्रसिद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। मैरियन ने भी इस बारे में कुछ खास नहीं कहा, इसलिए हम बाहर के दरवाजे पर थोड़ी देर खड़े रहकर दूर से ही देखते रहे। दूर से देखने पर इस भव्य और विशालकाय भवन की गरिमा का अनुभव तो हो ही जाता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि छत और कुछ छज्जों में जो पक्षी बैठे दिख रहे हैं, वे पक्षी न होकर असल में बड़े आकार के कैमरे और विभिन्न प्रकार के सुरक्षा यंत्र आदि हैं। इधर उधर घूमते हुए अपने अपने सेल फोनों से हमने फोटो ली और उसके सामने खड़े वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की ओर चल पड़े। वाशिंगटन स्मारक देश के शहीदों की स्मृति में बनाया गया स्मारक है। कुछ देर तक अमेरिका के लिए शहीद हुए लोगों के नाम पढ़ने के बाद हमारा ध्यान भटकने लगा, इसलिए वहां से निकलकर हम वहीं पास में बने जेफरसन मेमोरियल और लिंकन मेमोरियलों को देखने गए। लिंकन मेमोरियल में स्थापित अब्राहम लिंकन की मूर्ति की विशालता को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आमतौर पर किसी इमारत में रखी हुई मूर्ति उस इमारत की ऊंचाई से काफी कम होती है, परंतु लिंकन की मूर्ति इमारत की ऊंचाई के अनुपात में काफी ऊंची थी। शायद ऐसा ये दिखाने के लिए किया गया था कि अब्राहम लिंकन न केवल कद में ऊंचे थे, बल्कि उनके किए गए काम भी बहुत ऊंचे थे। उनके स्मारक स्थल में लिखी हुई उस समय की कई महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते और देखते हुए हमें लगभग 3 बज गया। इस बीच मुझे तेज भूख लगने लगी थी, इसलिए हम व्हाइट हाउस के सामने बने मैदान के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां कुछ आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बेच रहे थे। वहां से हम दोनों ने एक एक आइसक्रीम खरीद कर खाए, तब जाकर भूख कुछ शांत हो पाए। वहां से इधर उधर घूमते हुए हम स्मिथसोनियन म्यूजियम के सामने पहुंचे। इस समय तक दिन का 4 बज रहा था। सुरक्षा जांच से गुजरकर हम स्मिथसोनियन म्यूजियम के अंदर गए। वहां नीचे की मंजिल पर रखी हुई चीजों और जानकारी को कुछ समय देख ही पाए थे कि म्यूजियम बंद होने की घोषणा होने लगी। म्यूजियम से बाहर निकलकर हम लोग अपनी कार तक पहुंचे।
अब तक होटल में चेक इन करने का समय हो रहा था, इसलिए यहां से निकलकर हमने होटल जाने का इरादा था किया ताकि अपना सामान आदि रखकर होटल का कमरा सुरक्षित कर लें। सड़क पर बने दिशा निर्देशों को देखते हुए हम व्हाइट हाउस से अपने होटल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु निश्चित ही किसी एक सड़क पर सही समय रहते निर्णय न ले पाने के कारण मैं गलत रास्ते पर चला गया और नदी के किनारे की किसी सड़क पर पहुंच गया। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं रास्ता भटक गया हूं तो मैंने मैरियन से कहा, क्या आप होटल का पता जीपीएस में अंकित कर देंगी ताकि हम और अधिक भटकने की बजाय अपने होटल सीधे पहुंच सके। मैरियन संभवतः जीपीएस का प्रयोग करने की अभ्यस्त नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी देर लगी, परंतु उसने कुछ अपनी बुद्धि से और कुछ मेरे इशारे पर दिशा निर्देश अंकित कर लिए। इस बीच मैं इधर उधर की सड़कों पर घूमते हुए अब जिस इमारत के सामने था वो कैपिटल हिल थी। अकस्मात कैपिटल हिल के बगल वाली सड़क की पार्किंग में खड़ी कारों में से एक कार निकली, तो मैंने कार उसके पीछे रोक दी और फिर समानांतर पार्किंग करते हुए कार को वहीं पार्क कर दिया। मुझे ऐसा करते देख मैरियन मुझे प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगी। मैंने उसे बताया, हम कैपिटल हिल के पास है, जो कि यहाँ का सीनेट हाउस है। इस इमारत में शायद अंदर जाने का अवसर तो कभी न आए, परंतु हम बाहर से थोड़ी देर देख सकते हैं। मैरियन ने सहमति में सिर हिलाया और हम दोनों कार से उतरकर कैपिटल हिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुछ समय वहां इधर उधर टहलने और देखने के बाद मैं ऊबने लगा तो मैंने मैरियन से चलने के लिए पूछा। वह भी सहर्ष तैयार हो गई, शायद वह भी ऊब रही थी। कार की ओर वापस लौटकर सबसे पहले मैंने अपने लिए ट्रंक से एक कोल्ड ड्रिंक निकाली। ट्रंक अभी बंद ही कर रहा था कि मैरियन का ध्यान आया और मैंने आगे आया और उससे पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक लेना है? उसने सहमति में सिर हिलाया और उसके बाद बोली, एक चिप्स का पैकेट भी निकाल दीजिए। मैं ड्रिंक और चिप्स लेकर वापस चालक की सीट पर बैठा तो मेरा ध्यान गया कि मैरियन पहले से ही जीपीएस में होटल का पता अंकित कर चुकी थी। जीपीएस के निर्देशों का अनुसरण करते हुए हम सीधे अपने होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर पहुंचकर हमने अपने नाम बताए। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड मांगा। मैं सोच रहा था कि वह संभवतः मैरियन का पहचान पत्र भी मांगेगा, परंतु मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। संभवतः दो वयस्क लोग होने पर एक ही व्यक्ति का पहचान पत्र काफी होता होगा। हमें कमरा नंबर 412 में रुकना था और यह कमरा चौथी मंजिल पर था। लिफ्ट लेकर हम ऊपर गए और कमरे के दरवाजे के सामने जाकर चुंबकीय प्रवेश कार्ड, जो कि दिखने में क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, अपने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में प्रवेश करते ही मुझे वहां की सफाई देखकर और यह जानकर कि वहां दो अलग अलग बिस्तर पड़े हुए थे, राहत महसूस हुई। मैं तुरंत बाथरूम जाना चाहता था, परंतु कमरे में घुसते मैरियन सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। मैं उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन अधिक देर तक स्वयं पर नियंत्रण करना मेरे लिए कठिन होने लगा। अपने आप को किसी प्रकार संभाले हुए मैं 1-2 मिनट तक रुका रहा। तभी अचानक मुझे याद आया कि नीचे रिसेप्शनिस्ट के आसपास भी कहीं न कहीं सार्वजनिक बाथरूम भी जरूर होगा। मैंने बाथरूम के दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई और मैरियन से कहा, मैं नीचे जाकर आता हूं। आगमन वाली मंजिल पर रिसेप्शनिस्ट के पीछे ही गलियारे में बाथरूम थे। किसी तरह अपने आप को संभाले हुए मैं वहां तक पहुंचा और अपने आप को निवृत्त किया। रिसेप्शन के सामने दोबारा पहुंचकर विचार आया कि जब नीचे तक आ ही गया हूं तो कार से सामान भी निकाल कर ले चलूं। कार के ट्रंक से जब अपना सामान उठाने लगा तब साथ में ही रखा हुआ मैरियन का बैग भी दिखा। मैंने उसे भी उठा लिया और कमरे में वापस पहुंचा। मैरियन सोफे की सीट पर बैठी हुई टीवी के चैनल बदल रही थी। अपना बैग मेरे हाथ में देखकर उसने आगे बढ़कर बैग ले लिया और मुझसे बोली, धन्यवाद। मैंने भी स्वाभाविक तौर पर से उसे उत्तर में कहा, कोई बात नहीं। तत्पश्चात पुनः कार से अपने लैपटॉप का बैग लेने गया। आगे की योजना बनाने के लिए इंटरनेट पर इसके संबंध में देखना आवश्यक था। मैं जब तक वापस कमरे में पहुंचा, मैरियन अपने सामान में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप भोजन के लिए कहाँ जाना चाहती हो? वो बोली, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं इंटरनेट पर जाकर होटल के आसपास के सभी रेस्तरां देखने लगा। मैंने मैरियन से पूछा, आपको किस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है? वो बोली, मुझे किसी प्रकार का भोजन भी चलेगा। उसके यूरोपियन होने के ख्याल से मैंने एक ऑलिव गार्डन का पता ढूंढा। फिर उससे पूछा, ऑलिव गार्डन कैसा रहेगा? उसने उत्तर दिया, हाँ, ऑलिव गार्डन अच्छा रहेगा। हम लोग दिन भर के पहने हुए कपड़े बदलकर और अपने हाथ मुंह धोकर ऑलिव गार्डन की ओर चले। कार में बैठते ही मैरियन ने जीपीएस में ढूंढकर सबसे निकट के ऑलिव गार्डन का पता अंकित किया। वो बड़ी सतर्कता से मुझे जीपीएस के निर्देशों को याद दिलाती रही। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसे कितनी शीघ्रता से जीपीएस की कार्यप्रणाली और उसके निर्देश समझ में आने लगे थे। मैं कई बार जीपीएस का प्रयोग कर चुका हूं, परंतु अब भी सड़क पर लगे मार्ग निर्देशों और जीपीएस के मार्ग निर्देशों के बीच में क्या करना ये समझने में अक्सर चूक जाता हूं। ऑलिव गार्डन में उसने चिकन का कोई व्यंजन लिया और मैंने अपने लिए वेजिटेरियन पिज़्ज़ा की स्लाइस और सूप लिया।
उसने भी कोई सूप लिया। भोजन करने के बाद हम वापस होटल पहुंचे, पर वहां अंदर जाने से पहले मुझे याद आया कि पोटोमैक नदी के सामने ध्वनि और प्रकाश का कार्यक्रम होता है, कुछ हद तक वैसा ही जैसा कि लाल किले में होता है। मैंने मैरियन से पूछा, क्या आप पोटोमैक नदी पर अमेरिकी इतिहास के विषय में जानकारी देने वाला ध्वनि और प्रकाश का कार्यक्रम देखने जाना चाहेंगी? मैरियन ने सहमति में सिर हिला दिया। हम जेफरसन स्मारक के पास वाली जगह पहुंचे जहां प्रकाश और ध्वनि का कार्यक्रम चल रहा था। इस बार दिन की अपेक्षा हमें पास की पार्किंग मिल गई। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम देखते हुए हमने किस प्रकार अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की और कैसे गुलामी प्रथा का अंत हुआ आदि घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब तक रात का लगभग 9:30 बज रहा था। वहां से निकल हम वापस पुनः अपने होटल पहुंचे। मैंने और मैरियन ने रास्ते में विचार कर आगे के कार्यक्रम के बारे में तय किया। हम दोनों का ही यह ख्याल था कि कल के दिन का अधिकतर समय संग्रहालयों में गुजारेंगे। होटल के कमरे में जाकर मैंने टीवी खोल लिया। जो चैनल सबसे पहले आया उसमें हाउ आई मेट योर मदर का कोई एक अंक आ रहा था। मैं सुबह 3 बजे से उठा हुआ था। आराम कुर्सी पर बैठकर टीवी में आ रहा कार्यक्रम देखते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सेलफोन की घड़ी रात के 2:13 दिखा रही थी। मैरियन एक बिस्तर पर सो रही थी और मेरी तरफ वाला बिस्तर अभी तक अनछुआ पड़ा था। मेरी गर्दन कुछ अकड़ गई थी क्योंकि आराम कुर्सी पर सर लुढ़क जाने के कारण गर्दन तिरछी हो गई थी। टीवी पर इस समय कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। मैंने उठकर टीवी को बंद किया और अपने बिस्तर में लेटकर सो गया। इस अंक में यहीं तक। इसके आगे की कहानी अगले अंक में सुने। तब तक के लिए नमस्कार।